नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। इस वक्त देश में सरगर्मियां यानी कि गर्मी का जो तापमान है वो चढ़ा हुआ है, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी। और बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश की जनता ही गद्दी तय करती है, रास्ता तय करती है दिल्ली का। और इस वक्त दिल्ली में चुनाव आयोग से लेकर के संसद में इंडिया गठबंधन मार्च कर रहा है। और वहीं उत्तर प्रदेश की तस्वीरें अगर आपसे साझा करें तो इस वक्त अखिलेश यादव का उग्र प्रदर्शन नजर आ रहा है, यानी कि बैरिकेडिंग तोड़ते नजर आ रहे हैं। और बता दें आपको कि आज से उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र की शुरुआत भी है और इसको लेकर के भी तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो इस वक्त जो विपक्ष है वो सूरत बदलने की कोशिश कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, लेकिन शर्त ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन सूरत बदलेगी कैसे? इसलिए क्योंकि जब खुद राहुल गांधी और साथ में ही जो संजय राउत हैं, सागरिका घोष हैं, तमाम बड़े नेता जो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं इस वक्त दिल्ली में, वो हिरासत में है। और इसके साथ ही अगर बीजेपी की बात करें तो वो अपने सांसदों को फ्लैट दे रही है। आज बता दें आपको कि सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों को सहयोगी कह करके फ्लैट गिफ्ट किया। एक टॉवर जो पूरा बता दें, उस टॉवर में तमाम जो फ्लैट्स हैं उसमें सांसदों के फ्लैट्स दिए जा रहे हैं, नाम किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने प्रहार भी किया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष को नजर नहीं आएगा कि नदियों की, भारत की जो सम्मान है, जो भारत का जो हेरिटेज है, उसको कैसे बीजेपी सम्मान देती है, विपक्ष को नजर नहीं आएगा, बल्कि विपक्ष को एसआईआर का मुद्दा नजर आएगा। हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ मौजूद है। विकास, बिहार में सरगर्मियां बढ़ी हुई है, पिछले कई समय से चुनाव भी होने वाले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश की तस्वीरें लगातार, डिंपल यादव, प्रमोद तिवारी और साथ में तमाम जो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं वो बयान दे रहे हैं, चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। क्या लगता है, अगर सर का मुद्दा इस वक्त उठाया जा रहा है विपक्ष के जरिए, तो अगर बिहार में चुनाव हो रहे हैं तो फिर किस तरीके से विपक्ष को फायदा पहुंचेगा या फिर बीजेपी कहीं मुंह की खाने वाली है? अगर एसआईआर की बात करें, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, तो अगर बिहार में इसकी पूरी टाइमलाइन पर एक बार नज़र डालें, तो 24 जून को चुनाव आयोग ये ऐलान करता है कि वो ये जो प्रक्रिया है वो 25 जून से बिहार के अंदर करने वाले हैं। और हालाँकि 24 जून को ऐलान कर देते हैं, प्रक्रिया 28 जून से शुरू होती है। और तभी से जो विपक्ष है वो इसका विरोध कर रहा है, चाहे बिहार के अंदर मुख्य अपोज़िशन के रूप में आरजेडी हो या फिर कांग्रेस या फिर अन्य कई पार्टियाँ पूरे देश भर में। जब ये चुनाव आयोग ने ऐलान किया तो एसआईआर का विरोध देखने को मिला। और उसके बाद 9 जुलाई को हमने देखा था, जैसे आज संसद में, दिल्ली में संसद के सामने, संसद परिसर में ये देखने को मिल रहा है। वैसे बिहार में भी बिहार बंद का ऐलान किया गया था। तेजस्वी, पप्पू यादव, कन्हैया यादव, बहुत सारे लोग, राहुल गांधी भी स्वयं वहाँ पहुँचे थे। तो सब कुछ देखने को मिला था। तो इस एसआईआर पर विपक्ष का शुरू से ही यही कहना है, क्योंकि जो समय चुनाव आयोग ने चुना, जैसे बरसात का समय है अभी पर, तो उनका ये कहना था कि बरसात में पब्लिक को जो डॉक्यूमेंट्स और अदर चीज़ें माँगी गई हैं, उस पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा उनको बनवाने के लिए। और दूसरी बात ये थी कि जब बिहार चुनाव सर पर है एकदम, हम्म। तो उससे जस्ट 3-4 महीने ये प्रक्रिया क्यों? क्योंकि इससे पहले अगर देखें तो स्पेशल समरी रिवीजन, जिसे एसएसआर कहा जाता है, वो ऑलरेडी बिहार में नवंबर से फरवरी के बीच में हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि एसएसआर के बावजूद एसआईआर क्यों? और विपक्ष का ये भी कहना था कि ये केवल बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए नहीं है, ये बीजेपी जो है एक पैंतरा चल रही है वोटर्स को अपने फ़ेवर में करने के लिए, कई लोगों के नाम काटकर, फर्जी वोटर्स बढ़ाकर, जैसे कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में कई बार आरोप लगाए हैं, वो लगातार उसका ज़िक्र करते रहे हैं। अभी बीते दिन उन्होंने एक पूरा बाकायदा सेमिनार टाइप किया था, जिसमें स्पेसिफिक कई सारे रीजन्स को, कई सारी सीटों को पूरा समझाया था, सिलसिलेवार कि कैसे क्या हुआ। तो विपक्ष लगातार यही बीजेपी का एक पैंतरा बताता रहा है, जिससे वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, और आज वही उग्र रूप जो है वो दिल्ली में देखने को मिल रहा है। लेकिन चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर डिंपल यादव को कोट करूं तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने की कोशिश इस वक्त विपक्ष कर रहा है। और जैसा आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, डिंपल यादव ने भी अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से धांधलेबाजी हुई, क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन लिया। तो लगातार चुनाव आयोग को भी घेरने का काम इस वक्त विपक्ष कर रहा है।
इसमें क्या लगता है आपको? क्योंकि चुनाव अपने तय तारीख पर होंगे और इलेक्शन कमीशन के ही ज़रिए किए जाएँगे, प्रोसीजर्स का हिस्सा वही होंगे, इलेक्शन कमीशन ही तय करेगा कि सही तरीके से चुनाव हो, निष्पक्ष और पारदर्शिता हो उसमें। तो क्या रिजल्ट्स जो बिहार के आएँगे और आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव भी नज़दीक हैं, तो क्या उसमें भी मान्य होगा? क्योंकि लगातार चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। जी, बिल्कुल चुनाव आयोग की जैसे प्रश्न चिन्ह चुनाव आयोग पर उठने की बात की तो उसमें भी एक बात है जैसे राहुल गांधी ने पिछली बार जब बजट सत्र चल रहा था संसद का तो उसमें उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है, हाँ, पहले उसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 लोग होते थे। जी, लेकिन अभी बीते समय कुछ समय पहले सीजेआई को उस चुनाव प्रक्रिया से हटा दिया गया। तो फिर बचा कौन कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन। तो राहुल गांधी ने उसी समय ये बोला था कि जब 2 लोग सत्ता पक्ष से हैं, 1 लोग विपक्ष से हैं, तो बहुमत के आधार पर अगर किसी को चुना जाना है तो ऑब्वियसली 2-1 है, हुँ, तो उसमें उनको रखने का कोई मतलब नहीं है। और तभी उसके बाद ही महाराष्ट्र चुनाव हुए थे, उसके बाद दिल्ली चुनाव हुए थे, हरियाणा चुनाव भी उसी समय पर ऑलमोस्ट हुए थे। तो लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए गए थे। अगर महाराष्ट्र चुनाव की स्पेसिफिक बात करें तो महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने कांग्रेस को मिलने का टाइम भी दिया था। लेकिन उस वक़्त क्या कांग्रेस के लोगों को सूझा, कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे, जो लगातार सवाल उठा रहे थे, वो चुनाव आयोग से मिलने नहीं पहुँचे थे। तो उस पर चुनाव आयोग ने बोला था कि हमने तो अपना समय दिया, आप नहीं पहुँचे, हुँ, तो आपकी गलती है। और अभी यहाँ जब बिहार में ये सब हो रहा है, तो बिहार में कई बार तेजस्वी यादव मनोज झा और मतलब कि जो भी बड़े नेता हैं, वो मिलने पहुँचे तो अभी चुनाव आयोग का जो रवैया है, वो ये कह रहा है कि ये नया चुनाव आयोग है, ये ऐसे ही काम करता है। लेकिन अगर जैसे चुनाव आयोग पूरा लगातार डेटा जारी करता है कि 80% हो गया, 85% हो गया, वो पूरा लगातार डेटा तो जारी कर रहा है, लेकिन विपक्ष को उस पर भरोसा नहीं है। इसीलिए ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी पहुँचा था। आपने देखा होगा सुप्रीम जी, कोर्ट ने हालाँकि विपक्ष का जो भी पक्ष था, सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था कि वो एक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, चुनाव आयोग। तो उस पर किसी तरह का रोक लगाना या सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप जो है वो हुँ, जायज़ नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक नहीं लगाई। हालाँकि उन्होंने आधार जैसे दस्तावेज़ और कई अन्य सारी चीज़ें लागू करने के लिए चुनाव आयोग को कहा था। फिलहाल अभी जो प्रक्रिया थी वो तो पूरी हो गई है। अब जो समय चल रहा है वो चल रहा है कि अगर किसी को शिकायत हो, कुछ अन्य कोई प्रॉब्लम हो तो वो दर्ज कराएँ। इसमें आप देख रही हैं तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबर का मामला सामने आ जी, रहा जी, है। जी। बीते दिन विजय सिन्हा के 2 वोटर कार्ड का जो मामला है वो सामने आया था। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो निकल कर आ रही हैं जिस पर लगातार राजनीति चालू है। फिलहाल अभी जो संसद में चल रहा है वो एक बड़े पैमाने पर जैसे आपने बोला कि संसद से चुनाव आयोग तक मार्च निकालने का जो कोशिश की जा रही थी उसमें बैरिकेडिंग लगाए गए, रोका गया, लोगों को हिरासत में भी लिया गया नेताओं को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि विपक्ष यही चाहता था कि संसद में इस विषय पर चर्चा हो। हुँ, लेकिन संसद में जब मानसून सत्र शुरू होने वाला था तो यही 2-3 मुद्दे थे जैसे एसआईआर का मुद्दा हो गया, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, इस पर विपक्ष चाहता था कि पूरी चर्चा हो। ऑपरेशन सिंदूर पर तो चर्चा हो गई, पक्ष-विपक्ष ने अपने मुद्दे रख दिए, लेकिन एसआईआर को उन्होंने सदन में चर्चा का हिस्सा नहीं बनाया। ये कहते हुए कि वो मतलब जैसे वो ऑटोनॉमस बॉडी है चुनाव आयोग, तो हाँ। वो उसका अपना काम है। उसको उन्होंने उसमें सदन में चर्चा का हिस्सा नहीं बनाया जिसका लगातार विपक्ष करता रहा और अब वो बड़े पैमाने पर कर रहा है। लेकिन अब बड़े पैमाने पर अब तस्वीरें भी अलग-अलग तरीके से आ रही है, चाहे दिल्ली की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तमाम बड़े नेता डिंपल यादव, प्रमोद तिवारी, संजय राउत, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और ये 3 बड़े नेता संजय राउत की बात करते हैं, सागरिका घोष की बात करते हैं, प्रियंका गांधी की बात करते हैं, राहुल गांधी की ये तमाम बड़े चेहरे इस वक़्त हिरासत में लिए गए हैं। अब आगे क्या? क्या सिर्फ़ हिरासत में लिए जाने पे और मार्च करने से क्या जनता तक ये विपक्ष अपनी आवाज़ पहुँचा पाएगा कि हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके की क्योंकि राहुल गांधी लगातार हमेशा कहते हैं कि नाइंसाफ़ी करते हैं बीजेपी लगातार जो अंडर द टेबल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाने की बात की जाती है राहुल गांधी की तरफ से। उनका ये कहना है कि बीजेपी अंडर द टेबल गेम प्ले करती है, जो जनता तक नहीं पहुँचता है। तमाम बड़े सवाल लगातार इलेक्शन कमीशन पर उठाना हो या फिर चुनाव की प्रक्रिया पर उठाना हो, जो बूथ पर चुनाव जब होते हैं तो जो बूथ पर लोग बैठते हैं उन पर सवाल उठाना हो और वही काम अखिलेश यादव भी ज़्यादातर करते नज़र आते हैं चुनाव में। वोटिंग मशीन पर सवाल उठाना हो, तो क्या
चुनाव के पहले इस तरीके की चीजें और क्या जनता तक ये बातें पहुंच भी रही है, क्योंकि रिजल्ट ये कहते हैं कि बीजेपी की तरफ जनता आती है। अगर देखें जैसे पहले तो शुरुआत हुई थी ईवीएम से ही, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जी। मशीन से ही कि जो बीजेपी है वो ईवीएम हैक करती है, उसके थ्रू अगर किसी को भी वोट दो तो वो बीजेपी पे ही जाता है। लेकिन अब उसके बाद इस पर काफ़ी टाइम तक विवाद हुआ, फिर चुनाव आयोग को वो लगातार घेरने लगे। जैसे आपने ज़िक्र किया कि सभी विपक्षी नेता इसमें शामिल हैं, तो जैसे राउत की बात की आपने, संजय राउत, वो महाराष्ट्र चुनाव में उनकी पार्टी की हार हुई थी, वो वहाँ से खिन्न खाए बैठे हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो अभी 2027 में यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव है। अन्य टीएमसी की बात करें तो 2026 में बंगाल में विधानसभा चुनाव है। और आपको याद भी होगा जब ये अ, चुनाव आयोग ने 24 जून को ये ऐलान किया था कि वो बिहार के अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने वाले हैं, तो बंगाल के जो टीएमसी के नेता थे, इवन ममता बनर्जी का भी बयान सामने आया था। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि बिहार एक बहाना है, असली में बीजेपी का बंगाल जी। निशाना है। तो वो कहीं न कहीं सभी जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, जो अपने-अपने राज्यों में एक पैठ जमाकर बैठी हैं, उनको ये डर है कि बीजेपी शायद ऐसा करके, क्योंकि उनका आरोप यही है कि बीजेपी इसके थ्रू अपने फर्जी वोटर्स डालकर, जो लीगल वोटर्स हैं, उनको हाँ। काट कर अपने पक्ष में रिजल्ट्स लाना चाहती है। हम्म। तो उनका प्रदर्शन करने का यही जो उद्देश्य है कि अगर बिहार में ये चीज़ हो गई, अगर ये पूरी तरीके से ये लागू हो गया, तो आने वाले समय में बंगाल में भी, यूपी में भी, जो जितने भी राज्य हैं जिनमें आने वाले टाइम में चुनाव है, उनमें भी ये देखने को मिलेगा। इसीलिए वो लगातार इसको हटाने की माँग कर रहे हैं कि अगर बिहार से हट गया, तो शायद इसी रास्ते पर चलकर वो अन्य राज्यों से भी इसे हटा सकते हैं। हम्म। भाई क्योंकि विपक्ष और पक्ष की लड़ाई है और एक अच्छा देश तभी बनता है जब विपक्ष अपनी दृढ़ निश्चयता के साथ खड़ा हो और उनको पता हो कि वो मजबूत हैं और सवाल पूछे। और सवाल इस वक्त ना सिर्फ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, बल्कि संजय राउत जैसे बड़े नेता भी पूछ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी पूछ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी का तटस्थ ये बात कहना कि हम जनता के बारे में सोचते हैं, जनता की बातों के बारे में सोचते हैं, जनता की सहूलियत के बारे में सोचते हैं। पक्ष और विपक्ष की ये लड़ाई अब बिहार के चुनाव तक आ गई है, लेकिन ये चुनाव बस आखिरी रास्ता नहीं है, क्योंकि इसके बाद तय करना होगा बंगाल भी, इसके बाद तय करना होगा उत्तर प्रदेश भी। और आप यानी कि उत्तर प्रदेश की जनता ही दिल्ली का रास्ता तय करेगी। तो गद्दी पर कौन बैठेगा उससे पहले रण चालू है, क्योंकि जब पहिया अबटक गया है विपक्ष का धरती में, तो निकालेगा कौन, कौन पालनहार बनेगा, ये भी बताएंगे। कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि सर के मुद्दे पर यानी कि एसआईआर का मुद्दा आप तक क्या आपको क्या समझ में आता है एसआईआर के मुद्दे पर? क्या विपक्ष अपनी जगह पर सही है या फिर पक्ष जिस रास्ते पर चल रहा है वो बेहतर रास्ता है और वो मोड़ आप तक पहुंचाएगा? देखते रहिए आज की खबर। मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक।